साथियों, विवाह की बात करने के बाद हमें इससे आगे के स्टेप के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे मामले सामने आए जिसमें लोगों के पास आर्य समाज मैरिज एक्ट के सर्टिफिकेट थे। 30 हजारी कोर्ट, दिल्ली, इलाहाबाद हाई कोर्ट, वहाँ पर भी कुछ लोगों ने एक तरीका बना रखा है। उन्होंने एक सोसाइटी रजिस्टर करा ली और घर से भागे हुए लड़के लड़कियों से 10 हज़ार से लेके 50 हज़ार तक रुपए ले लेते हैं और उसी में दो चार लोगों को अपना गवाह बनाकर एक सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कि ये ऐसी मैरिज बिल्कुल वैलिड नहीं है। आर्य समाज वैलिडेशन एक्ट में कोई भी व्यक्ति ऐसे सोसाइटी बना के किसी की आर्य समाज के सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। इसलिए ऐसे विवाह और आर्य समाज के इस प्रकार के सर्टिफिकेटों से बिल्कुल बचें और ऐसे धोखेबाजों की रिपोर्ट पुलिस में करें। इसके साथ दूसरी चीज़ जो शॉर्टकट में देखता हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में होता है कि अचानक लड़का लड़की भागे और वकीलों के पास आए, तो वकील साहब क्या करते हैं, उनकी शादी तो मंदिर में कराते हैं और रजिस्ट्रार जहाँ आपके सेल डीड होती हैं, बैनामे होते हैं और रजिस्ट्रार बैठते हैं, रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, जिसकी सरकारी फीस मात्र 5 रुपये है और उसके लिए 5 हज़ार से लेकर 50 हज़ार रुपये तक लेते हैं और सर्टिफिकेट एक बनवा कर रजिस्ट्रेशन का वो उनके हाथ में पकड़ा देते हैं। इनफैक्ट वो मैरिज का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, वो ये साबित नहीं करता कि मैरिज हुई या नहीं हुई। इसलिए मैं एक चीज़ और भी आपको बता दूं कि हिंदुओं में शादी के लिए बहुत आवश्यक है कि दोनों वयस्क हों, लेकिन साथ में सप्तपदी यानी कि 7 फेरे का प्राविधान जो है हिंदू एक वैलिड हिंदू मैरिज के लिए आवश्यक है। इसी तरह अगर मुस्लिम्स की बात लें तो मुस्लिम्स में भी लड़के और लड़की के माता पिता की कंसेंट के अलावा उसमें 2 गवाह, एक वकील और एक काजी जो निकाह पढ़वाते हैं वो अत्यंत आवश्यक हैं। और इसी तरह वो जो निकाहनामा है, उस निकाहनामे पर यह भी लिखा जाता है कि शादी किस दिन हुई, किन के सामने हुई, कौन वकील था और उन लोगों के भी दस्तखत होते हैं। इसीलिए सभी के लिए सरकार ने आवश्यक कर दिया है कि आप अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन कराएं और मैरिज रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। अब बात आती है डाइवोर्स की। जितनी जल्दी प्रेम होता है उतनी जल्दी आपस में लड़ाई भी होने लगती है और पति पत्नी सोचते हैं कि हमें तलाक ले लेनी चाहिए। हिंदुओं में ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं है कि जिसमें तलाक हो सकती हो। आप सबने सुना होगा कि 7 जन्म का नाता है ये, इसमें आसानी से तलाक नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर साथ साथ नहीं रहना है और बात नहीं बन रही है तो उसके लिए आपको फैमिली कोर्ट में, उस डिस्ट्रिक्ट के फैमिली कोर्ट में दोनों लोग अपनी म्यूचुअल कंसेंट से एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं तलाक के लिए। या कुछ ग्राउंड्स हैं जिसके आधार पर एक व्यक्ति अपनी पत्नी से या पत्नी अपने पति से तलाक ले सकती है। वो ग्राउंड्स हैं या तो जो साथी है, जो पति या पत्नी दोनों में से कोई एक अनसाउंड माइंड हो, या उसको कोई ऐसी यौन रोग हो जो सही नहीं हो सकता हो, या वो व्यक्ति साधु हो गया हो, या क्रूअल्टी जो आजकल सबसे ज़्यादा है, जिस आपस में किए गए व्यवहार को क्रूअल्टी का नाम देकर तलाक का एक वैलिड ग्राउंड बना लिया जाता है। म्यूचुअल कंसेंट से हम 13B में दोनों लोग ज्वाइंट एफिडेविट के साथ फैमिली कोर्ट में जाते हैं। फैमिली कोर्ट कोशिश करती है दोनों को रिकनसाइल कराने के लिए, उनकी बीच में बैठ के वार्ता कराई जाती है। काउंसलर उन्हें समझाते हैं दोनों को कि अपने इस पर पूरा विचार कीजिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार काफ़ी मौके दिए जाते हैं और उसके बाद जुडिशियल सेपरेशन के लिए 1 साल का समय दिया जाता है कि इस बीच आप लोग सोच लीजिए और अपने निर्णय पर विचार कीजिए कि क्या आपका अलग होना आवश्यक है। और तब भी अगर दोनों लोग इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि नहीं, हमारा साथ रहना संभव नहीं है, तब कोर्ट डाइवोर्स की डिग्री पारित कर देती है। मुस्लिम्स में पर्सनल लॉ है। पर्सनल लॉ में आपने फिल्में देखी हैं, फिल्मों में होता है कि 3 तलाक दे दिए गए। बहुत सारे तरीके हैं तलाक के। नया जो एक्ट पास हुआ 3 तलाक का बिल, वो भी इसलिए हुआ क्योंकि विम्स में, अपने जोश में, अपने गुस्से में क्या एक तरफा तरीके से नाराज़ हो गए अपनी पत्नी से तो तलाक दे दी। उसी को वैलिडेट करने के लिए ये एक्ट बना। ये एक्ट किसी भी तरह पर्सनल लॉ का विरोधी नहीं है। पर्सनल लॉ में भी यही दिया गया है, मुस्लिम लॉ में, कि अगर गुस्से में, नशे में या किसी और दबाव में, प्रभाव में अगर पति तलाक देता है तो ऐसी तलाक वैलिड नहीं होती। उसके लिए 3 महीने का समय दिया गया है कि पहले
1 माह में, फिर दो सोच समझने के बाद दोबारा और तिबारा। कभी आपने सोचा कि ये तलाक 3 ही क्यों होते हैं? क्यों 3 बार कहा जाता है, 5 बार क्यों नहीं, या 1 बार ही क्यों काफ़ी नहीं? इसकी वजह यह है कि जो जिन लोगों ने ये कानून बनाए, जिन बुज़ुर्गों ने इस चीज़ों को सोचा, और उन्होंने कहा कि एक तलाक की मुंह से निकलने के बाद उसे पर्याप्त समय मिले सोचने समझने का कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, ये चीज़ गलत है, सामाजिक तौर पे गलत है। फिर वो दोबारा सोचे, दोबारा भी अगर उसे है फिर एक मौका मिले और तिबारा सोचे। तो इसलिए 3 महीनों के बीच में ये 3 अगर तलाक की व्यवस्थाएं होती हैं तब उसे वैलिड तलाक मानते हैं। और ये 3 महीने कैलकुलेट होते हैं महिला के तुहर से। तुहर शब्द मेंसुरेशन साइकिल को कहा जाता है, इसलिए 3 का पर्पज़ भी ये है। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम लॉ में एक इद्दत की मुद्दत का प्राविधान भी है। विवाह के बाद इतना समय जिसमें किसी महिला की प्रेगनेंसी के बारे में कन्फर्म हो जाए, उतने वक़्त तक उसका उसे इद्दत की मुद्दत गुजारनी पड़ती है। इसे इद्दत कहते हैं। जब 3 मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसके पूरे हो जाते हैं और ये तय हो जाता है कि नाउ शी इज़ नॉट प्रेग्नेंट, कि उसको गर्भवती नहीं है, तभी वो तलाक पूरा होता है। ये 3 महीने पूरे होने से पहले अगर दोनों एक साथ रहने लगते हैं तो वो कहा हुआ तलाक या दिया हुआ तलाक इनवैलिड हो जाता है। इसी तरह ये जो गुस्से में 3 बार को तलाक देने को कहा गया, जिसके लिए नया बिल पास हुआ और उसको सज़ा का प्रावधान किया गया, उसे नॉन बेलेबल भी बनाया गया। मेरा सोचना यह है कि अगर एक वयस्क युवक और युवती साथ में अपने आपसी विचारों के मतभेद की वजह से साथ नहीं रह पा रहे हैं, तो उसके लिए उनको अलग हो जाना ही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि समय बीत गया, जब ये कानून बने थे उस वक्त लड़कियों की पढ़ाई का परसेंटेज बहुत कम था, लड़कियां बहुत कम पढ़ी लिखी होती थी। अब लड़कियां चांद पर जा रही हैं, एस्ट्रोनॉट बन रही हैं, हर तरह की उनको ज्ञान है, तो इसलिए वो अपने राइट के लिए लड़ती हैं। और जब उनसे बर्दाश्त नहीं होता तो वो अपने पति से अलग होने की कोशिश करती हैं। और पुरुष को भी आज अपना वो पुराना वाला व्यवहार, जिस पुराने व्यवहार में हम ये समझते थे कि ये सिर्फ पुरुष प्रधान समाज है, उससे अपने विचारों को बदलना चाहिए। जहाँ दोनों में सामंजस्य बैठ जाता है वहाँ कोई झगड़े नहीं होते, और अदरवाइज़ तलाक के लिए लोग परेशान होकर भागने लगते हैं। तलाक का तरीका, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर आपस में दोनों लोग वयस्क हैं और इसमें आवश्यक इंग्रेडिएंट्स पूरे होते हैं तो कोर्ट के माध्यम से ही तलाक एकमात्र तरीका है। पर्सनल लॉ में अगर आपका समाज मानता है और उस नए कानून के अंतर्गत तलाक दिया जाता है तो उस तलाक को वैलिड माना जाता है। अब एक सवाल ये आता है कि मुस्लिम्स में क्या सिर्फ पति को ही ये राइट है कि वो तलाक दे दे? क्या पत्नी तलाक नहीं दे सकती? इसका एक प्रावधान किया इस्लामिक कानून में, उसे कहते हैं खुला या मुबर्रत। अगर किसी वजह से, किन्हीं कारणों से पत्नी अपने पति से अलग होना चाहे तो वो खुला के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है, अपने पति से रिक्वेस्ट कर सकती है कि तुम मुझे तलाक दे दो, मुझे अलग कर दो, और आज से फिर मैं तुम्हारी पत्नी नहीं रहूँगी। लेकिन एक शर्त उसमें लगाई गई, उसमें अपनी कोई ना कोई चीज़, अपनी कोई संपत्ति उसके बदले में, इस खुला के बदले में उसे अपने पति को देनी होगी। मुस्लिम्स में औरत की संपत्ति उसका मेहर माना जाता है, तो आम तौर पे मेहर छोड़ देना या इस तरह अपनी संपत्ति दे देना, उस पर कोई भी महिला खुला या मुबर्रत के द्वारा अपने पति से तलाक मांग सकती है। इसके अलावा कोर्ट के ज़रिए भी तलाक मांगी, जैसे अगर क्रूरल्टी का ग्राउंड है तो फैमिली कोर्ट भी ऐसे मामलों में तलाक की डिग्री ग्रांट कर सकता है। इन छोटी छोटी बातों के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा, फिर किसी नए टॉपिक पर कोशिश करूंगा आपको बताने की साधारण भाषा में। इसलिए देखते रहिए, और अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।